हाय फ्रेंड्स, मैं तरुण जैन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद तरुण जैन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम सीए फाइनल आईडीटी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं और इसी क्वेश्चंस डिस्कशन की सीरीज़ में अभी तक हम लोग कंपोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स और रजिस्ट्रेशन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और इसी सीरीज़ में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को मतलब चैप्टर को डिस्कस करने से पहले और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आईडीटी का जो हमारा सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जिसमें हमारा जीएसटी भी है एंड कस्टम भी है। तो लास्ट ईयर रिवीजन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ जीएसटी एंड कस्टम के चैप्टर की ऑडियो क्लिप्स बनाई है। ये ऑडियो क्लिप शायद ही आईडीटी के अभी तक के हिस्ट्री में किसी ने बनाई होगी, तो मैंने ये ऑडियो क्लिप्स बनाई हैं और ये जो हमारे टेलीग्राम चैनल है आईडीटी ऑडियो क्लिप्स, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप इसको सुन सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और यदि आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे आईडीटी ऑडियो क्लिप्स, तो भी आप वहाँ पे इसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इसी क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो मैं चैप्टर लेने जा रहा हूँ उसका नाम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये मैंने आईसीआई के जो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है वहाँ से लिए हैं, और मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है जो मैंने योगेंद्र बांगड़ सर की बुक से लिया है। सो फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन हमारा है, चैप्टर का नाम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। क्वेश्चन नंबर वन, जय रजिस्टर्ड सप्लायर runs a general store in Ludhiana, Punjab. Some of the goods sold by him are exempt, whereas some are taxable. So you are required to advise him on the following issues. Okay, टैक्स इनवॉइस का चैप्टर है और हमसे पूछ रहा है कि ये जो जय है ये रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसका लुधियाना पंजाब में जनरल स्टोर है। तो कुछ वो एग्जेम्प्ट गुड सेल करता है और कुछ वो टैक्सेबल गुड सेल करता है। तो हमें उसको एडवाइस देनी है कुछ इश्यूज़ पे। क्या पहला इशू क्या बोल रहा है वो, वेदर जय इज़ रिक्वायर्ड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस इन ऑल केसेस इवन इफ़ ही इज़ सेलिंग द गुड्स टू एंड कंज्यूमर। क्या जय को टैक्स इनवॉइस हर केस में इशू करना ज़रूरी है जब वो गुड्स सेल कर रहा है एंड कंज्यूमर को। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है, जय sells some exempted as well as taxable goods valuing rupees 5,000 to a school student. Is he mandatorily required to issue two separate GST document? अब जो जय है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, साथ ही साथ टैक्सेबल जो गुड्स है वो भी सप्लाई कर रहा है और उनकी वैल्यू है 5,000, किसी स्कूल स्टूडेंट को कर रहा है। तो क्या उसे दो सेपरेट जीएसटी के डॉक्यूमेंट को इशू करना होगा? एंड थर्ड पॉइंट हमसे पूछा है, जय विशेज टू नो वेदर इट इज़ नेसेसरी टू शो टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस इशूड टू द कस्टमर, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम। तो तीन चीज़ें हमसे पूछी हैं। तीसरी चीज़ में तीसरे पॉइंट पे हमसे पूछा है कि जय ये हमसे जानना चाहता है कि क्या उसको अपने हर इनवॉइस पे टैक्स अमाउंट को सेपरेटली शो करने की ज़रूरत है। तो हमको इस तीनों पॉइंट पे उसको एडवाइस देनी है। ओके, तो पहले पे हम आते हैं। पहला हमसे क्या पूछा था कि जो जय है वो टैक्स इनवॉइस के हर केस में इशू करेगा अगर वो गुड्स एंड कंज्यूमर को सोल्ड कर रहा है तो। सो आंसर देखते हैं। आंसर इज़ नो, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस इन ऑल केसेस। हर केसेस में उसको टैक्स इनवॉइस को इशू करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला गया है, हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन
सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इज़ रिक्वायर्ड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस, कि यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्स इनवॉइस को इशू करना है। Section 31 subsection 3C of the CGST Act stipulate that every registered person supplying exempted goods is required to issue a bill of supply instead of tax invoice। यदि कोई पर्सन यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, नॉट टैक्सेबल गुड्स, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो उसे अब यहाँ पे टैक्स इनवॉइस के जगह पे बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना होगा। फर्दर जो रूल है वो बोला गया है, रूल 46A ऑफ CGST रूल प्रोवाइड्स दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स, कि यदि कोई पर्सन है जो टैक्सेबल और साथ ही साथ एग्जेम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज, और किसको कर रहा है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ओके, कि मतलब यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि टैक्सेबल और साथ ही साथ एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा फॉर ऑल सच सप्लाई, अपनी सभी सप्लाई के लिए। सो हाउएवर, अब एक और नोट दिया गया है, हाउएवर एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ CGST एक्ट रीड विद रूल 46 ऑफ CGST रूल, कि यहाँ पर जो हमारा सेक्शन है 31(3)(b जिसको रूल 46 के साथ दिया गया है, अ रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, एक रजिस्टर्ड पर्सन इन केसेस में टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं करेगा। कब, जब उसकी गुड्स की जो सप्लाई की है उसकी वैल्यू लेस देन 200 है, रिसिपिएंट हमारा अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट इनवॉइस चाहता ही नहीं है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इनवॉइस को इशू नहीं करेगा। सो क्या है हमारा आंसर, इंस्टेड such a registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supply at the close of each day in respect of all such supply। अब देखो ये जो केसेस हैं इनके रेस्पेक्ट में वो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस हर दिन बना के इशू कर सकता है। सो हर केसेस में ज़रूरत नहीं है, अगर आप टैक्सेबल कर रहे हो तो आप इनवॉइस इशू करोगे, एग्जेम्प्टेड कर रहे हो तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। अगर आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड दोनों चीज़ें साथ में सप्लाई कर रहे हो तो आप एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। और यदि आप किसी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, किस केस में, यदि आपका जो गुड्स की सप्लाई मतलब जो गुड्स आपने सप्लाई की है उसकी वैल्यू लेस देन 200 है, रिसिपिएंट आपका अनरजिस्टर्ड है और जो रिसिपिएंट हो इसको इनवॉइस ही नहीं चाहिए, तो उस केसेस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा अदर देन इनवॉइस। ओके, अब सेकंड हमसे क्या पूछा है, सेकंड पूछा है जय सेल सम एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स वैल्यूइंग ₹5,000 टू अ स्कूल स्टूडेंट, इज़ ही मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इशू 2 सेपरेट GST डॉक्यूमेंट। तो क्या आंसर है, ओके, तो देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल और साथ ही साथ एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसको यहाँ पर एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा यही है कि यहाँ पर वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, वो एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। तो आंसर रीड कर लेते हैं, एज पर रूल 46A ऑफ CGST रूल वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग taxable as well as exempted goods और services और both to an unregistered person, तो एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करेगा फॉर ऑल सच सप्लाई, मे बी इशूड कर सकता है। thus there is no need to issue a tax invoice and a bill of supply separately, क्योंकि देखो टैक्सेबल के लिए इनवॉइस जाता है एंड एग्जेम्प्टेड के लिए बिल ऑफ सप्लाई जाता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बोली गई, रूल 46A में बोला गया कि आपको टैक्सेबल के लिए इनवॉइस और एग्जेम्प्टेड के लिए बिल ऑफ सप्लाई सेपरेटली इशू करने की ज़रूरत नहीं है, एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दो, काम हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। सेकंड लास्ट हमारा थर्ड क्या बोला कि जय जानना चाहता है, जो जय है वो जानना चाहता है क्या उसको हर टैक्स इनवॉइस पे जो टैक्स का अमाउंट है वो सेपरेटली शो करना है या नहीं। तो आंसर इज़ यस, उसको हर अमाउंट पे टैक्स का, हर इनवॉइस पे टैक्स का अमाउंट सेपरेटली शो करना है। आंसर इज एज पर सेक्शन 33 ऑफ CGST एक्ट रीड विद रूल 46। देखो रूल 46 यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑफ द CGST रूल वेयर एनी सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स
for such supplier shall prominently indicate in all documents relating to assessment, like tax invoice, like other documents, the amount of taxes which shall form part of the price at which supply is made। कि मतलब जो सप्लाई आपने की वो प्राइस और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो टैक्स का अमाउंट है वो भी इंडिकेट करना पड़ेगा। हैंस जे हैज़ टू शो द टैक्स अमाउंट सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस इशूड टू कस्टमर। तो यहाँ पर जो जे है उसको हर टैक्स इनवॉइस पर टैक्स का अमाउंट सेपरेटली शो करना रहेगा। तो ये तो हमारा था टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी हमारा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो ICAI के हैं वहाँ से लिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। अवतार एंटरप्राइजेस कानपुर started trading exclusively in Ayurvedic medicine from July 1, 2020 ले लेते हैं अपन। ओके तो अवतार एंटरप्राइजेस ने एक्सक्लूसिवली आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील करना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। कब से? जुलाई 1, 2019 ले लेते हैं। ओके इट्स टर्नओवर एक्सीड 40 लाख। इट्स टर्नओवर एक्सीडेड 40 लाख ऑन October 3, 2019। ओके जुलाई 1 को बिजनेस स्टार्ट किया एंड October 3 को यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो टर्नओवर है वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस कर चुका है। The firm applied for registration on October 31st and was issued registration certificate on November 5, 2019. So examine whether any revised invoice, okay ये revised invoice का question है, so whether any revised invoice can be issued in the given scenario, क्या इस सिनेरियो में कोई रिवाइज इनवॉइस इशू होगा? इफ़ द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन अफर्मेटिव, अगर ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर अगर अफर्मेटिव है तो डिटरमाइन द पीरियड फॉर विच द रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड एज ऑल्सो द लास्ट डेट अप टू विच द सेम कैन बी इशूड। ओके देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अवतार एंटरप्राइजेस है, उसने आयुर्वेदिक मेडिसिन के बिजनेस में ट्रेड करना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग की एंड जुलाई 1, 2019 को, एंड उनका जो थ्रेशोल्ड क्रॉस किया गया वो किया October 3, 2019 को। मतलब October 3 को उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने की लाइबिलिटी आ गई है। ओके October 3 में रजिस्ट्रेशन कराने की लाइबिलिटी आने के बाद उन्होंने विद इन 30 डेज़ में October 31 को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो हम सभी को पता है, जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ा था, यदि कोई पर्सन जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाती है, यदि वो विद इन 30 डेज़ में रजिस्ट्रेशन करा लेता है या अप्लाई कर लेता है, तो जिस दिन उसके ऊपर ऐसी लाइबिलिटी आई थी उस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाता है। अदरवाइज़ यदि वो 30 डेज़ में नहीं कराता है तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन से वो GST में रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने विद इन 30 डेज़ में, क्योंकि October 3 से October 31 विद इन 30 डेज़ में अप्लाई कर दिया, तो October 3 से वो रजिस्टर्ड माने जाएंगे। ओके तो हमको क्या निकालना है कि अब क्या वो रिवाइज इनवॉइस जो है वो इशू कर सकते हैं इस सिनेरियो में? यदि कर सकते हैं तो उसका टाइम पीरियड भी बताएं। तो देखो ये रिवाइज इनवॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज A ऑफ CGST एक्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ, एक बार इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं, वापस पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3A ऑफ द CGST एक्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन में, एक रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड अ रिवाइज्ड इनवॉइस। ओके कि मतलब अगर रिवाइज इनवॉइस है तो वो कर सकता है जिस दिन उसको ऐसा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके विद इन 1 month में। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू हिम। ओके इस चीज़ से समझते हैं। देखो October 3 को हमारे ऊपर लाइबिलिटी आई, October 3 को हमारे ऊपर लाइबिलिटी आई कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो चुका है, अब हमको GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओके October 3 से October 31 को मैंने यहाँ पर जो सब मतलब रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अप्लाई किया।
और मुझे मिला कब, मुझे मिला नवंबर 5 को। तो यहाँ पर ये बोला है कि जिस दिन आपके ऊपर ऐसी लाइबिलिटी आई, उस दिन से लेकर जिस दिन आपको एक्चुअल में सर्टिफिकेट मिला, तो जो भी आपने इस ड्यूरेशन में इनवॉइस इशू किए हैं, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ओके, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और उसका टाइम लिमिट क्या दिया है, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला उसके विदिन 1 मंथ में, मतलब दिसंबर 5th तक आप यहाँ पर रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। बात वापस समझते हैं कि जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ, उस दिन से लेकर जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, उस ड्यूरेशन में मैंने जितने भी इनवॉइस दिए हैं, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकता हूं। और उस रिवाइज इनवॉइस को इशू करने की टाइम लिमिट है जब मुझे सर्टिफिकेट मिला उसके विदिन 1 मंथ में। सो अक्टूबर 3 से नवंबर 5 तक जो मैंने सर्विस दी, जो मैंने इनवॉइस इशू किए, उनके अगेंस्ट में मैं रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकता हूं। और कब करूंगा, जब मुझे सर्टिफिकेट मिला उसके विदिन 1 मंथ में, मतलब नवंबर 5 को मिला तो दिसंबर 5 तक मैं आराम से कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो बात थी वो ये लिखी थी। ओके, आगे हम क्वेश्चन में आते हैं। आगे आंसर में क्या बोला है, फर्दर रूल 10 subsection 2 of CGST rule lays down that the registered person shall be effective from the date। ये रजिस्ट्रेशन वाली बात लिखी है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच डेट। कि यदि जैसे अक्टूबर 3 को हुआ तो विद इन 30 days में दे दिया एप्लीकेशन, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे उस दिन से आप इफेक्टिव माने जाएंगे। और यदि विद इन 30 days में नहीं दे पाए, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला उस दिन से आप इफेक्टिव मान लिए जाएंगे। सो इन द गिवन केस अवतार एंटरप्राइजेज हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उसने तो अक्टूबर 3 से अक्टूबर 31 विद इन 30 days है, तो उसने अप्लाई कर दिया, तो अक्टूबर 3 से वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। हैज़ बीन ग्रांटेड, thus the effective date of registration is the date on which Avatar Enterprises become liable for registration। वो क्या थी, अक्टूबर 3। So therefore, since in the given case there is a time lag between the effective date of registration and the date of grant of certificate, ठीक है, इसके बीच में कुछ गैप है, तो इस ड्यूरेशन में आपने जितने भी इन्वॉइस दिए उसके अगेंस्ट में आप रिवाइज इन्वॉइस को इशू कर सकते हो। क्या बोला, इस टाइम लेग के अगेंस्ट में आप रिवाइज इन्वॉइस इशू कर सकते हो। ओके, द सेम कैन बी इशूड for supplies made during this intervening period for the period beginning with October 3 till November 5। और कब तक करोगे, फर्दर द रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड फॉर द सेट सप्लाई पीरियड टिल 5 दिसंबर 5 2019। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो ये हमारा रिवाइज इनवॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आता है हमारे इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमने जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर को, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को यदि हम सप्लाई कर रहे हैं और हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं, ओके, तो उस केस में जो कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस वाला क्लॉज था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। जेमिनी स्टेशनर्स इज़ अ ट्रेडर इन डीलिंग इन स्टेशनरी। इट इज़ रजिस्टर्ड GST एंड हैज़ अंडरटेकन फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे। क्या, अटल एंटरप्राइजेस जो कि रजिस्टर्ड रिटेल डीलर है और उसको हमने सप्लाई किया 195 का, तो इसको तो इनवॉइस इशू होगा नहीं। साहिल एसोसिएट और एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडर 450 रुपये का, तो इसको भी नहीं होगा क्योंकि 200 रुपये से ज़्यादा की सप्लाई हो गई। रमन एक पेंटर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो इसको भी नहीं होगा क्योंकि 500 की सप्लाई की है मोर देन 200। कल्याणी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी 190 रुपीज़, इसको हो जाएगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड भी है और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 200 है। एंड इतिश्री एक स्टूडेंट है जो कि अनरजिस्टर्ड है, 185 की सप्लाई की है, तो लेस देन 200 है, तो इसको भी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है कि नन ऑफ द रिसिपिएंट रिक्वायर अ टैक्स इनवॉइस। ओके, मतलब जो कंसोलिडेटेड इनवॉइस की जो कंडीशंस है उनको भी पूरा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो कंडीशन भी आ गई कि एक भी जो रिसिपिएंट है वो टैक्स इनवॉइस नहीं चाहता। ठीक है, सो क्या बोला गया है, determine in respect of which of the above supplies
Gemini stationers may issue a consolidated tax invoice instead of tax invoice at the end of the day. तो क्या वो कर सकती है ऐसा? तो देखते हैं किस किस को कर सकती है. So in the given illustration, Gemini stationers can issue a consolidated tax invoice only with respect to supplies made to Kalyani Charitable Trust, जिसकी वर्थिंग है 190 रुपीज़, एंड इतिश्री जिसकी प्राइस है 185. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई टू दीज रिसिपिएंट इज़ लेस देन 200. क्योंकि हमारी जो कंडीशन है कि यदि हम अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 200 होनी चाहिए. साथ ही साथ वो रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस भी नहीं मांगने चाहिए. ओके, क्या बोला है? एज ऑल्सो दीज रिसिपिएंट आर अनरजिस्टर्ड एंड डोंट रिक्वायर अ टैक्स इनवॉइस. ओके, सो एज रिगार्ड to the supply made to Atal Enterprises, although the value of goods supplied to is less than 200, लेकिन अतल एंटरप्राइजेस यहाँ पर रजिस्टर्ड है, सो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड. अब अटल एंटरप्राइजेस को भले ही हमने 195 की सप्लाई की है लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको तो हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, कंसोलिडेटेड नहीं करेंगे. सो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस ऑल्सो नॉट बी इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू साहिल एसोसिएट एंड रमन, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर अनरजिस्टर्ड. लेकिन उनकी जो गुड्स की वैल्यू है वो 200 से ज़्यादा है, 200 से कम नहीं है. तो इस केस में हमारे जो दो हैं, एक तो कल्याणी और एक इतिश्री, सिर्फ उनको ही सप्लाई की, उनको ही कंसोलिडेट जो टैक्स इनवॉइस है वो सप्लाई किया जाएगा, वो दिया जाएगा. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स. सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना. आगे भी हम और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फ्रेंड्स.